देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोलिंग कैसे होता है मटेरियल का वो लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे थे, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद ये तीन टॉपिक बाकी है। ठीक है, ये तीन टॉपिक कर लेते हैं। उसके उसके बाद एबीसी एनालिसिस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो एबीसी एनालिसिस तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का जो एनालिसिस मतलब जो कंट्रोलिंग पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं एफएसएन। ये देखो, फास्ट स्लो नॉन मूविंग। ठीक है, किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम। अच्छा, यहाँ पर देखो पहला क्या है, यहाँ पर हम लोग का जो मेटेरियल को क्लासिफाई किया जा रहा है, जो प्रोसेस है क्लासिफाई करने का, उसका बेसिस क्या है? अब मूविंग मतलब फास्ट स्लो नॉन मूविंग, इसका मतलब मेटेरियल का मूवमेंट क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर किसी एक पीरियड में मेटेरियल का मूवमेंट क्या है, मतलब जिससे रिलेटेड था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मेटेरियल का मूवमेंट कैसा है उसके ऊपर हाई मूविंग या स्लो मूविंग पता चलता है, वही चीज। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज प्रोसेस ऑफ classifying material on the basis of their movement for a specific पीरियड। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पीरियड में मेटेरियल का मूवमेंट क्या है उसके बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन मेटेरियल कंट्रोलिंग का है किया गया है। एफ का मतलब होता है यहाँ पर फास्ट मूविंग, एस का मतलब होता है स्लो मूविंग, और एन का मतलब होता है नॉन मूविंग। अच्छा, थर्ड, divided as their कंजम्पशन पैटर्न, जिसपे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब कंजम्पशन पैटर्न पे ही तो पता चलता है कि स्लो मूविंग अब मूव कब करेगा, जब कंजम्पशन का जरूरत होगा, मतलब रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा तभी बोलेंगे कंजम्पशन। तो डिवाइडेड होता है एज देयर कंजम्पशन पैटर्न। ये जो कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो है, कौन सा नॉन मूविंग है, उसके लिए जो है कंजम्पशन पैटर्न, ये जो है कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, फास्ट फास्ट कंज्यूम हो रहा है या फिर स्लो या फिर मूव होता ही नहीं है, मतलब यूज ही नहीं होता है, उसी हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे हायर द स्टे ऑफ material in the stock, then movement will be slow। ठीक है, हायर द स्टे ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक। ठीक है, अगर स्टॉक में मटेरियल ज्यादा टाइम है तो उसका मूवमेंट स्लो है। इसके बारे में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे डिस्कस किया था। ठीक है, अगर वो स्टॉक में यानी स्टोर में या गोडाउन में ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका मूवमेंट बहुत ही कम है। ठीक है, द दिस हेल्प
दिस हेल्प टू स्टोर कीपर, ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्टोर कीपर को और परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है, और परचेज डिपार्टमेंट टू कीप फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि जो फास्ट मूविंग है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो स्टोर कीपर को फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल रखना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है, जिसका प्रोसेस हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मटेरियल का लेक्चर 1 में, ठीक है। वहां पर क्या दिखाया था हम लोगों ने कि जब कुछ भी परचेस किया जाता है तो ये नॉर्मल नहीं होता है कि परचेस करना है और हम लोग परचेस कर लिए, ऐसे नहीं होता है, पूरा एक प्रोसेस से होता है, रिक्वेस्ट जनरेट होता है, परचेस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। तो वही चीज, अगर कोई आइटम फास्ट मूविंग है तो उसका अवेलेबिलिटी ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्टोर कीपर परचेस डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा, ठीक है, ये समझने के लिए कि कौन सा आइटम को ज्यादा स्टोर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू dispose of the non-moving item। नॉन मूविंग आइटम अगर कोई है तो उसको हमें डिस्कर्ड कर देना चाहिए या डिस्पोज कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, तो उसमें बेकार में हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कोई नॉन मूविंग आइटम है तो उसे हमें डिस्पोज ऑफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी स्टोर कीपर को पता चलेगा कौन सा नॉन मूविंग आइटम है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वेद एनालिसिस, सॉरी फास्ट स्लो नॉन मूविंग एनालिसिस, FSN एनालिसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। और ये कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। VET एनालिसिस, ये VD जो एनालिसिस है इसमें वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल ये होता है स्पेयर पार्ट्स को कैसे हम लोग कंट्रोल में रखें, उसके लिए स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोलिंग का एनालिसिस है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स जैसे कोई मशीनरी का स्पेयर पार्ट्स हो गया, ठीक है, मशीन में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, ठीक है। जो भी छोटे छोटे टूल्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब स्पेयर पार्ट्स होता है। तो स्पेयर पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करे कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करता है, जहां पर वी का मतलब होता है वाइटल, ठीक है, वी का मतलब होता है वाइटल। अब वाइटल का मतलब देखो, द स्पेयर पार्ट्स, द स्पेयर्स स्टॉक आउट ऑफ विच, अगर जो स्पेयर्स है वो अगर स्टॉक आउट हो जाता है, विच इवन फॉर सम टाइम विल स्टॉप द प्रोडक्शन एंड स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई। एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल के पहले ये एक बार बता देते, वाइटल मतलब पता ही चल रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट्स या फिर ऐसे स्पेयर्स जो अगर स्टॉक आउट हो जाते हैं, मतलब जो अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इवन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 1 मंथ, 1 वीक नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए भी अगर ये अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन बंद हो जाने पे, ठीक है, प्रोडक्शन तो बंद हो गया, अब जो लेबर है, क्या हम लोग उनको पेमेंट बंद कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, जो सुपरवाइजर है, जो मेंटेनेंस स्टाफ है, क्योंकि स्पेयर पार्ट स्टॉक आउट है तो प्रोडक्शन बंद हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी सबको हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सबका पेमेंट तो एज इट इज होगा। ठीक है, जिनको वेजेस मिलता है उनको भी वेजेस, जो लेबर काम करने आए थे स्टॉक आउट की वजह से उनका काम रुक गया, अब उसमें उनका कोई गलती नहीं है, तो कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट, मतलब ये सब कॉस्ट स्टॉक आउट होने की वजह से प्रोडक्शन तो रुक गया, लेकिन बाकी जो पैसा हमें पेमेंट करना है, ठीक है, दैट इज द स्टॉक आउट कॉस्ट, और ये हाई स्टॉक आउट कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर वाइटल एलिमेंट ही मिसिंग है तो प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन रुकेगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट हाई हो जाएगा। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन रुका तो क्या हुआ, जो कॉस्ट हमें फिर भी बेयर करना है, दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट होने की वजह से, एक्चुअली स्टॉक आउट होने की वजह से, जैसे मान लो लेबर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, ठीक है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट, हाँ, तो लेबर खाली बैठे हैं तो वो भी क्या हो गया, स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया। तो स्टॉक आउट कॉस्ट वेरी हाई। जैसे कि देखो, गाड़ी का इंजन, ठीक है, इंजन एक वाइटल पार्ट होता है, अगर इंजन ही अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गाड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ए कार असेंबली कंपनी, मतलब कोई कंपनी है जो असेंबल करके पार्ट्स को कार बनाती है, ठीक है, अगर उनके पास इंजन नहीं है, क्योंकि इंजन सबसे वाइटल चीज है, अगर इंजन नहीं है तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इंजन इज ए वाइटल पार्ट। ठीक है, इंजन एक वाइटल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना इंजन के प्रोडक्शन जो है वो चल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लो, अगर हम लोग खाने का बात करें, जैसे कि खाने में मतलब मसाला कम बेसिक कुछ भी हो, कोई भी अगर हम लोग डिशेस बना रहे हैं तो उसमें जो सॉल्ट, नमक जो होता है वो वाइटल होता है, क्योंकि अगर वो मतलब स्वीट नहीं है, ठीक है, अगर वो कोई भी आइटम है तो उसमें नमक तो लगेगा ही लगेगा, बाकी स्पाइसेस मतलब मसाला कम ज्यादा जो भी करो, ठीक है, लेकिन हमें नमक तो देना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा वाइटल। ठीक है, नमक जो है वो खाने में वाइटल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया कि गाड़ी असेंबली कंपनी के लिए इंजन जो है वो वाइटल पार्ट हो जाता है। ठीक है, बिना इंजन के प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर इंजन ही स्टॉक आउट है। उसके बाद एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब ऐसे स्पेयर्स, द स्पेयर्स और मेटेरियल absence of which cannot tolerate for more than few hours। ठीक है, कुछ टाइम से ज्यादा, मतलब कम से कम फ्यू आवर्स और ए डे। ठीक है, एक दिन हम लोग वेट कर सकते हैं ऐसे स्पेयर पार्ट्स के लिए या फिर ऐसे मटेरियल के लिए, या फिर कुछ घंटा हम लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट टॉलरेट फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और ए डे, एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब वो स्पेयर पार्ट्स नहीं होने की वजह से जो प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, इज हाई, ये भी काफी होता है। ठीक है, ये कॉस्ट भी काफी होता है। एंड विच इज एसेंशियल
for production to continue are known as essential item. देखो क्या बोला है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो क्या बोला है, द स्पेयर्स और मटेरियल एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट टॉलरेट फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और ए डे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन वेट कर सकते, कुछ दिन, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई, तो इसकी वजह से जो काम बंद है उसका कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। एंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू, अब प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी वेट कर सकते हैं कुछ दिन, लेकिन ये अगर नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ रहेगा, ठीक है। विच इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू आर नोन एज एसेंशियल आइटम, जिसको हम लोग बोलेंगे एसेंशियल आइटम। जैसे कि मान लो टायर, ठीक है, जो कार असेंबली कंपनी है उसका टायर, टायर ऑफ ए कार असेंबली कंपनी, ठीक है, क्योंकि कार में जो टायर है वो सबसे लास्ट में अटैच किया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं लगेगा तब तक गाड़ी पूरा भी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन तो रुका हुआ रहेगा, लेकिन वेट कर सकते हैं, बाकी काम करके लास्ट में लगाएंगे तो इसके लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंजन ही गायब है, इंजन ही स्टॉक आउट हो गया है, तो प्रोडक्शन ही पूरी बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें ये चाहिए, थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बिना काम चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एसेंशियल है। नेक्स्ट होगा डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो लोग शौक से यूज करते हैं, जैसे गाड़ी में मान लो एसी, तो ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, आजकल सभी लगाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जैसे मान लो कोई सीडी प्लेयर वगैरह ये सब, तो इसके बिना प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी का मेन पर्पस जो है वो क्या है, गाड़ी जो है वो जिस पर्पस से यूज करना है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब ये अगर नहीं भी होता है, ठीक है, एसी वगैरह अगर गाड़ी के अंदर नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, गाड़ी काम पे भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे हम लोग चाहे तो सेल भी कर सकते हैं अगर किसी को बिना एसी का गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो ये डिजायर होता है, डिजायरेबल आइटम, ठीक है। It is those parts which are needed but their absence for even a week or more also will not lead to stoppage of प्रोडक्शन, ठीक है। अगर मान लो एसी लगा के ही गाड़ी, मतलब पूरा जो है मैन्युफैक्चर करना है, मतलब मैन्युफैक्चर जो गाड़ी बन रहा है उसमें एसी होगा ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि अगर हमें ये एसी, सोचो अगर 1 वीक भी उसका स्टॉक आउट रह रहा है, नहीं मिल रहा है या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, गाड़ी तो बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग एडिशनली अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रोडक्शन नहीं बंद होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एसी और CD players for a car assembly company, ठीक है।
तो ये हो गया डिजायरेबल, एसेंशियल और वाइटल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, लास्ट जो है हाई, मीडियम एंड लो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ये देखो, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, मतलब कौन सा स्टॉक कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल था। ठीक है, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पर भी तो प्राइस का बात हुआ था। देखो यहाँ पर एबीसी एनालिसिस भी हम लोगों ने क्या किया था, कौन सा ज्यादा महंगा है, वो ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, वो कम क्वांटिटी में हमारे पास रहता है, उस पर कंट्रोलिंग ज्यादा रहता है। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, ये जो है ये ओवरऑल आइटम पे होता था, ये जो है ये इंडिविजुअल प्राइस पे होगा। ठीक है, इंडिविजुअली क्या है इन्वेंट्री का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एक एक आइटम के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर एक एक आइटम नहीं था, ए टाइप ऑफ कैटेगरी, यहाँ पर बहुत सारे आइटम को लेके किया गया था। इस पे की एक प्रैक्टिकल करेंगे, अभी तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल आइटम पे जो है वैल्यूएशन किया जाता है, हाई, मीडियम एंड लो पे। हाई, मीडियम एंड लो। अंडर this system, inventory is classified on the basis of cost of an individual item। एक एक आइटम के कॉस्ट के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, अनलाइक एबीसी एनालिसिस, क्योंकि वो भी इसी के तरह ही है। When stock are classified on the basis of overall value of inventory, जबकि एबीसी एनालिसिस में ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई किया जाता है। वहां पर भी वैल्यू जो है पैरामीटर है, यहाँ भी वैल्यू जो है पैरामीटर है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल वैल्यू, वहां पर मतलब ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू के ऊपर ए रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज्ड टू क्लासिफाई the stock item into three category। पहले है हाई कॉस्ट, पहला कैटेगरी है हाई कॉस्ट, दूसरा है मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट जो है उस पे प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कंट्रोलिंग ज्यादा होगा, मोर प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल। मीडियम जो है उस पे लेस प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल, और जो लोएस्ट है, सॉरी जो लो है, उस पे लेसर प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल। ठीक है,
तो इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाई मीडियम लो, इसीलिए नाम था HML। अब हाई जो कॉस्ट है उस पे प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, कंट्रोलिंग ज्यादा रहेगा, मीडियम वाले पे उससे कम, कंपेरेटिवली हाई वाले से कम रहेगा कंट्रोल, और लो वाले पे सबसे कम होगा, लेसर। ठीक है, ये देखो, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, एक एक आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा। अनलाइक एबीसी एनालिसिस व्हेन द स्टॉक आर classified on the basis of overall value of inventory, a range of cost is used to classify the stock item into 3 categories। range क्या होगा, ये हाई मीडियम लो, उसमें रेंज डिसाइड करके, जैसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लिए हाई कॉस्ट क्या है। सबका हाई कॉस्ट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, किसी के लिए मतलब 5,000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं, किसी के लिए 5 लाख भी मायने नहीं रखते। ठीक है, वो तो डिपेंड कर रहा है कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये डिपेंड करता है, किसी के लिए 50,000 का लैपटॉप ही काफी महंगा हो सकता है, किसी के लिए 10,000 वाला भी महंगा हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड कर रहा है, किसी के लिए 80,000 भी महंगा नहीं हो सकता है, वही चीज। तो हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट पे हम लोग डिवाइड करेंगे एक रेंज को डिसाइड करके। ठीक है, और रेंज तो जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें समझना है हमारे लिए कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लो है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर। अब देखो, एक जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे, एबीसी एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये रहा, ये देखो, नहीं ये वाला, ये नहीं, रुको, ये वाला, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉ ए प्लान। हाँ, ये देखो, एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जिनका एमसीक्यू है उनका तो आएगा नहीं, ठीक है, और जिनका नहीं है उनका भी आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार देखो कि कैसे प्रैक्टिकली एबीसी एनालिसिस पे हम लोग मतलब होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे उसको किया जाता है। तो देखो, यहाँ से हम बता देते हैं, सॉल्व जो है ये हम बता देते हैं, तुम लोग खुद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जब सोल्यूशन दिखा रहे हैं फिर तुम लोग खुद घर पे उसे कॉपी पे कर सकते हो। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, हमें ये जो आइटम्स है, आइटम्स जो है 1 से लेके 12 टोटल आइटम्स है किसी एक स्टोर में, जो एक फर्स्ट आइटम इतना है, इतना यूनिट करके सबका बता दिया है कौन सा आइटम कितना करके है, और हर एक आइटम का हमें बता दिया है परचेज प्राइस। ठीक है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट बता दिया है, यूनिट कॉस्ट का मतलब ये होता है। अब हमें बोला है इसे एबीसी एनालिसिस में दिखाने के लिए। एबीसी एनालिसिस होता है टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री क्वांटिटी में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट में कैसे करेंगे, एक यूनिट का कॉस्ट अगर 4 पॉइंट, ये सब पॉइंट है, ठीक है, 4.450 है, तो 7,000 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, अब उस सारे कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि एबीसी एनालिसिस टोटल इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल कॉस्ट पे नहीं। अगर इंडिविजुअल होता तो वो हो जाता है, अभी हम लोगों ने जो सीखा था, देखो अगर इंडिविजुअल होता तो HML वाला हो जाता। ठीक है, ये एबीसी एनालिसिस है, तो इंडिविजुअल देखने से तो पता चल रहा है सबसे ज्यादा कॉस्ट ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टोटल पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग कॉलम क्या क्या बनेगा, आइटम का बनेगा, यूनिट का बनेगा, यूनिट कॉस्ट का। ये देखो आइटम यूनिट, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट। पहले परसेंटेज ऑफ आइटम कैलकुलेट कर लिया है कि टोटल कितना परसेंट आइटम 1 है पूरे गोडाउन में, जो टोटल इतना यूनिट स्टॉक है उसमें से आइटम 1 कितना परसेंट है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, ओवरऑल में कैलकुलेट करेंगे ना, इसलिए हमें देखना है कि कितना आइटम 1 है। तो यहाँ पर ना हम एक बार क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसके साथ हम टैली कर करके दिखा देते हैं। देखो आंसर 9th नंबर था, ये वाला। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तुम लोग इसका टोटल करो कि ये कितना है, इसका टोटल करके देखो ये ओवरऑल कितना हो रहा है। ठीक है, टोटल यूनिट कैलकुलेट करके देखो ये टोटल यूनिट कितना हो रहा है, चेक करो टोटल यूनिट कितना हो रहा है। 7,000 प्लस 4,000 कितना हो रहा है, 7,000 प्लस 4,000
प्लस 1500। हम एक आइटम का कैलकुलेशन दिखा देंगे, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाओगे। 1500, 29,000, उसके बाद 10 और 40, 50 50, और ये हो गया 1,10,10, 1,10,10 और 1,23,1,23 और 1,33 प्लस 1,33,000 प्लस 29,000 प्लस 11,500 प्लस 4,000। देखो कितना आ रहा है, मेरा तो आया 2,19,000। देखो 2,19,000, ठीक है। ये हो गया कि गोडाउन में टोटल इतना हम लोगों का स्टॉक है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आंसर देखो, अब ये क्वेश्चन वहां पर लेंगे, ये देखो यहाँ पर टोटल किया हुआ है, ये देखो 2,19,000। अब हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि 2,19,000 ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आइटम कितना है, एक एक आइटम कितना परसेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइटम 1 कितना है, 7,000 है आउट ऑफ 2,19,000, ठीक है, इंटू 100। ये करके देखो कि कितना आ रहा है, 7,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100। ये करने से आ रहा है 3.19634,703 इतना आ रहा है। मतलब आइटम 1 इतना परसेंट है। ये देखो यहाँ पर 31963 लिया हुआ है, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद नॉर्मली 4 डिजिट लिया जाता है, ये देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट लिया गया है, मतलब परसेंटेज ऑफ आइटम कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अगर आइटम 2 4,000 है तो वो कितना परसेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर वे से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में डिफाइंड है, तो ये सारा टोटल 100 होना चाहिए। अब जैसे हम लोग पीछे ये जो मतलब अप्रोक्सीमेशन पे ले रहा है ना, तो हमें टोटल करके देखना चाहिए कि 100 ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब वो जैसे मान लो 199 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो भी पॉइंट है उसे इस तरह से लेना पड़ेगा कि वो 100% आ जाए, ठीक है। यूनिट कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, बस ये कॉलम को देख के लिख लेना है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, कैसे होगा, 7,000 इंटू 4.450। ये देखो 7,000 इंटू 4.450, तो ये कितना हो गया, 31,150। ऐसे करके हम लोग सारे कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सारा कॉस्ट एक एक कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर टोटल भी कर लिया, तो टोटल कॉस्ट आ गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री कितना है, टोटल जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है, इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री कितना है। 100% अगर टोटल है तो इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, यानी कि ये वाला 3,55,770 आएगा टोटल करने पे, उस पे आइटम 1 में कॉस्ट कितना परसेंटेज इंक्लूडेड है, यानी 31,150 आइटम 1 का कॉस्ट है इंडिविजुअली, ठीक है। ओवरऑल है 3,55,770, 3,55,770, ठीक है। इंटू 100 करने से पता चल जाएगा 31,150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3,55,770। तो इसमें आंसर आ रहा है देखो 8.7557, मतलब टोटल कॉस्ट इतना इन्वॉल्व है, इतना परसेंट इन्वॉल्व है। ऐसे करके सारा परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 100 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो आइटम वाइटल है, सॉरी, जो आइटम सबसे ज्यादा कॉस्टली है उसे ए में लेंगे, ठीक है, और जो कम है उसे बी में लेंगे, मीडियम है और बाकी हम लोग सी में लेंगे। उसके लिए हमें एक रेंज खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेंज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ भी रेंज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से बताते हैं। देखो एज्यूम्ड है ना, तो तुम लोग अपने मन से एज्यूम कर सकते हो। कैसे एजम्पशन लोगे, देखो टोटल कॉस्ट जो है 31, 76, 13, 5, 81, 18, 10, 12, 2, 10, 72, मतलब मैक्सिमम 81 है, ठीक है। और मिनिमम जो है, मिनिमम 2050 है, मिनिमम 2000 है और मैक्सिमम 81। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, 81 है तो लिखा है 50,000 एंड अबव। अगर होगा तो उसे आइटम ए मानेंगे, 13 से 50 तो आइटम बी मानेंगे, और बिलो 13 तो सी, क्योंकि 13 से बिलो है, 2000 से स्टार्ट है, तो इन्होंने अपने हिसाब से एक बाइफर्केशन लिया, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो 50,000 एंड अबव जो भी कॉस्ट है उसको ए माना जाएगा। तो देखो जैसे ये वाला, ये ऐसे कर देते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 87,557 है, मतलब 87,557। वो कौन से वाले कैटेगरी में आ रहा है, ये 50,000 एंड अबव, तो ये ए कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये वाले 1 जो है ये ए कैटेगरी में आ जाएगा, ये नीचे शायद कर रखा होगा, देखो ए कैटेगरी में आ जाएगा।
81,900 देखो ए कैटेगरी में आएगा। ये देखो एबीसी एनालिसिस में ये पहला ए कैटेगरी है, उसके बाद बी और उसके बाद नीचे यहाँ पर सी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये रैंक जो है पहले, ये देखो थोड़ा सा आगे यहाँ पर रैंकिंग जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एबीसी लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। पहले रैंकिंग दे लेंगे हम लोग अपने हिसाब से कि रैंक 1 किसको मिल रहा है, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट का इन्वॉल्व है, देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट जो इन्वॉल्व है 76, ये देखो 81,900, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट था, इसीलिए इसमें रैंक 1 लग गया, ठीक है। इसके बाद जो हाईएस्ट है उसमें रैंक जो है 2 लगेगा, ये देखो 76,002। अच्छा उसके बाद 3 रैंक लगा 72,000 को, क्योंकि ये उसके बाद वाला हाईएस्ट था। फोर्थ नंबर पे ये देखो 87,500, सॉरी 31,150, ये वाला देख के करना है, 31,150, ये फोर्थ रैंक आ गया। फिफ्थ रैंक पे ये देखो 20,880, इस तरह से रैंक जो है देखना है। सिक्स्थ नंबर पे ये आ गया है, ठीक है, सेवेंथ पे ये आ गया। इस तरह से रैंक करना है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल तुम लोग को रैंक देना है जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा, यहाँ पर ये कॉस्ट को देखना है। देखो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट है 81,900, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट कॉस्ट देखो ये वाला इन्वॉल्व है 76,560, आफ्टर दैट ये वाला इन्वॉल्व है, ये देखो 72। और देखो और कोई 72 वाला है, क्योंकि अभी हम लोग 72 रेंज में चल रहे हैं, नहीं 60 भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, देखो फोर्थ नंबर पे ये 31 वाला आ गया फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे 31 और 31 रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, फिर 20 रिलेटेड ये मिल गया फिफ्थ नंबर, ठीक है। और 20 रिलेटेड कुछ नहीं है, अब ये 18 वाला मिल गया सिक्स्थ नंबर, ठीक है। 18 सिक्स नंबर, 13 ये सेवेंथ नंबर हो गया, सेवेंथ। एट्थ नंबर पे ये 12, ठीक है। 12 के बाद क्या हो जाएगा 10,800, 10,440, तो 10,800 होना चाहिए। ये देखो 10, ये तो 9 नंबर है, ये है 12,740, हाँ ये वाला आ जाएगा नाइन्थ नंबर, ठीक है। फिर 10th नंबर पे आ जाएगा, 10th नंबर पे ये आ रहा है 10,440, ठीक है। 11th नंबर पे 5,220, जस्ट रैंक देना है। और एकदम लास्ट हो गया 20, सबसे कम यही वाला था, तो पहले हम लोगों ने इस तरह से इसका रैंकिंग कर दिया। अब यहाँ पर जो रेंज हम लोगों ने डिसाइड किया था उस हिसाब से हम लोग ए बी सी एनालिसिस में इसको दिखाएंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि 50,000 से अबव कौन कौन सा आइटम है। देखो 50,000 से अबव कौन कौन सा आइटम है, ये देखो 50,000 से अबव चेक करते हैं। 50,000 से अबव ये वाला है, अच्छा, और ये वाला है 50,000 से ज्यादा, 1 2 3, मतलब 2 1, रैंकिंग 2 वाला है, रैंकिंग 1 वाला है और रैंकिंग 3 वाला है। चेक करते हैं 2 1 3, ये देखो यहाँ पर सीरियली लिख दिया है 1 2 3, ठीक है। अब कैसे प्रेजेंट करना है, देखो हम लोगों ने ये लिख लिया कि कौन कौन से रैंकिंग वाले आइटम ए कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे आइटम कितने हैं, क्योंकि देखो रैंक जिसका 1 है वो कितना सारा आइटम है, रैंक जिसका 1 है नंबर ऑफ आइटम्स उसमें कितना सारा है 7,000, ये देखो 7,000 आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स लिखा नहीं है, आइटम नंबर लिखा है, ठीक है, आइटम नंबर लिखा है। जो रैंक 1 आया है वो आइटम नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ पर अपने हिसाब से कॉलम बनाया है कि कैसे डिसाइड करेंगे जिसको रैंक 1 मिला है, मतलब सबसे वैल्यूएबल आइटम कौन सा है, जो आइटम नंबर 5 है, ठीक है। अब उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट ये वाला 1.82, सॉरी 1 वाला ना, ये वाला 4.5662, ठीक है। और कॉस्ट उसका इसके रिगार्डिंग देखो 81,900, 81,900 परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट वो भी किया हुआ है, जस्ट देख के लिखना है, ये रहा 23.025। सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे हमें जस्ट लिखते जाना है इस तरह से। फिर टोटल करेंगे इंडिविजुअली, तो इतना टोटल स्टॉक 11.6438% स्टॉक जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, जिसका कॉस्ट आता है 2,31,140, और ये जो है टोटल कॉस्ट का 64.9689% इन्वॉल्व कर रखा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे 13,000 से लेके 50,000 में कितने सारे आइटम है, तो वो चेक करने से मिल जाएगा 4 5 6, ठीक है। इस तरह से तो इस पे क्या करना है,
आइटम नंबर लिखना है, कौन कौन से आइटम ऐसे, ताकि हम लोग क्या कर सके, हम ये आइटम नंबर ही क्यों लिखा जा रहा है कॉलम पे, ताकि आइटम नंबर के हिसाब से हम लोग उस पर कंट्रोल रख सके, हमें पता चले कि गोडाउन में ये सारे आइटम नंबर पे हमें किस तरह से कंट्रोलिंग करना है। इसीलिए आइटम नंबर से, क्योंकि वो रिसिप्ट हुए हैं जितने भी मतलब आइटम्स है, तो इसलिए आइटम नंबर से ही हम लोग उसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट हो तो नाम तो नहीं पता होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, जैसे स्कूल में, मतलब एक क्लास का नहीं बोल रहा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट है तो उसमें क्या किया जाता है, रोल नंबर से आइडेंटिफाई, जैसे मान लो कोई अलग जगह पे हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, स्कूल में फिर भी पहचान लेते हैं टीचर, ठीक है इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है फिर अलग जगह पे एग्जाम देने जाते हो तो फिर क्या करना पड़ता है, रोल नंबर से ही तो आइडेंटिफिकेशन मिलता है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी आइटम नंबर से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि किसका कितना कंट्रोलिंग है। तो ये सब बी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सब रैंक वाले आइटम, और ये सब रैंक वाले आइटम का आइटम नंबर इतना है, उसमें परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, मतलब इतना इतना परसेंट टोटल स्टॉक का क्वांटिटी में इन्वॉल्व है, और ये इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है, और ये परसेंटेज ऑफ इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। और बाकी जो बचा, इसका मतलब ये देखो, जैसे ही दो आइटम हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये रैंकिंग हो गया, बचा 8 9 10 11, ये सब बी कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है, सॉरी सी कैटेगरी में, ठीक है, 8 9 10 11 12 ये सी कैटेगरी में आ जाएगा। इसका भी फिलअप जैसे करना है वैसे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का टोटल करने से पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम जो है कितना कितना, ये देखो कितना आइटम ए कैटेगरी में आ रहा है, ए कैटेगरी में अगर 3 आइटम आ रहा है, ठीक है, टोटल कितना आइटम आ रहा है, 3 क्वांटिटी, 1 2 3, मतलब आइटम नंबर 5 2 एंड 11, 3 ऐसे आइटम है जो ए कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो कि पूरे गोडाउन में जितने भी स्टॉक है यूनिट में, क्वांटिटी में, उसका 11.6438% ऑक्यूपाई कर रखा है, कॉस्ट इतना और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इतना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर एक जगह पे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, और उसके बाद खुद करके इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है। इससे तुम लोग का एक पता चल जाएगा कि कैसे करके इसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेटेरियल का वो पढ़ेंगे, ठीक है, परचेज प्राइस। तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं, कैसे परचेज प्राइस कैलकुलेट करें मेटेरियल का। तो परचेज प्राइस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक ऐसा प्राइस, ठीक है, जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसा प्राइस जो हम लोग मेटेरियल में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफंडेड होगा। देखो कैटेगरी दो क्या क्या होगा, पहला हो जाएगा पेड, और दूसरा पे तो करेंगे बट रिफंडेबल, मतलब एक बार पे कर दिया बट बाद में वो रिफंड हो जाएगा, पे तो जरूर होगा बट बाद में रिफंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो, जैसे कोई भी जीएसटी वगैरह हो गया, जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है ना, जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मतलब अवेलेबल फॉर, अवेलेबल एज क्रेडिट, या फिर ऐसा कोई भी पेमेंट जो अवेलेबल एज क्रेडिट है, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, पेड बट रिफंडेबल, ठीक है। ये मतलब ऐड करेंगे कि नहीं वो हम बताते हैं बाद में। ये दो कैटेगरी में डिसाइड होगा, एक तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और एक ऐसा एक्सपेंस है जो पे तो करते हैं बट रिफंडेबल नेचर का होता है। और जो पे करते हैं, जो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, उसमें क्या होगा, पहला तो हो जाएगा परचेस प्राइस, नॉर्मली जितने जो एक्चुअली मार्केट प्राइस है जो हमें पे करना पड़ेगा वो हो जाता है परचेस प्राइस, ठीक है, कोई भी मेटेरियल का। फिर इसमें अगर कोई भी फ्रेट है, ठीक है, फ्रेट लगा, क्योंकि जब तक गोडाउन में नहीं आ रहा है तब तक तो हमें जो भी खर्चा करना है वो स्टॉक के साथ ऐड हो जाएगा, रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ। कैरेज इनवर्ड हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, पैकिंग चार्जेस हो सकता है,
प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। ये पैकिंग कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी। प्राइमरी पैकिंग का मतलब ऐसा पैकिंग जिसके बिना मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकता। जैसे कोई लिक्विड चीज है, ठीक है, तो उस पर कोई पैकिंग तो चाहिए। जैसे मान लो वो जो है ग्लास बॉटल में हो सकता है, प्लास्टिक बॉटल में हो सकता है, या फिर मान लो जो है वो अगर कोई पाउच में हो रहा है तो भी हो सकता है। ऐसा पैकिंग मतलब जो मैंडेटरी है प्रोडक्ट को एक जगह से, मतलब रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के, डेकोरेशन के लिए नहीं, सेल को बूस्ट करने के लिए, वो होता है सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा पैकिंग जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, जो पैकिंग किए बिना हम लोग रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि प्राइमरी पैकिंग। जो पार्ट है, ठीक है, जो पार्ट है रॉ मटेरियल का, उसके बिना रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है, ऐसे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसके बिना रॉ मटेरियल गोडाउन तक नहीं पहुंच सकता है। ये मैंने तो कुछ एग्जांपल दिया, और भी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। वैसे लिस्ट तो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितना सारा हम लोग लिस्ट है। बेसिकली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो मटेरियल को गोडाउन तक ले जाने के लिए करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली हम लोग इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो हम लोगों को रिफंड होगा वो अलग नेचर का होता है, मतलब एक बार तो पे कर दिए बट रिफंड हो जाएगा बाद में, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अवेलेबल एज क्रेडिट। अगर अवेलेबल एज क्रेडिट है तो वो ऐड नहीं करना है, ठीक है, वो डायरेक्टली हमें ऐड नहीं करना है, ये डायरेक्टली परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो पेड बट रिफंडेबल होता है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। देखो पहला ये वाला, एसके डी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ये जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है ये जो कंपनी है। परचेज मटेरियल पी फ्रॉम ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो परचेजर है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो सेलर है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये दिया हुआ है किस चीज का? वन लॉट ऑफ 1000। एक लॉट का मतलब यहाँ पर होता है 1000 यूनिट। एक लॉट जो है, एक लॉट अगर कोई खरीद रहा है इसका मतलब वो 1000 यूनिट मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है। 1000 यूनिट का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है एक लॉट का, ठीक है। अगर कोई एक लॉट खरीदेगा तो क्या खर्चा होगा? लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट। लिस्टेड प्राइस जो कैटलॉग प्राइस होता है, मतलब अगर हम लोग पूछे कि कितना है इस मटेरियल का प्राइस, तो हमें जो डायरेक्टली बताया जाएगा टैग देख के या प्राइस लिस्ट देख के, दैट इज लिस्टेड प्राइस, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो लिस्टेड प्राइस पे ही मिलता है, मतलब लिखा हुआ तो है 50,000 लेकिन आपको इस पे डिस्काउंट 10% मिल जाएगा। मतलब खरीदने के पहले जो डिस्काउंट हमें पता होता है ना, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो सभी के लिए अवेलेबल है। जो भी खरीदेगा उसे 10% लिस्टेड प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा। अब बोल रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट नहीं मिलेगा। 12%, 6% एंड 6%, तो दोनों इंडिविजुअली हमें शो करना पड़ेगा। तो क्या ये ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया है, ऐड करें या ना करें। अगर रिफंड नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। अभी तो मैंने बताया, अगर रिफंडेबल होगा तो ऐड नहीं करेंगे, तो अगर ये रिफंडेबल नहीं है तो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट है 10%, ठीक है। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग
एक कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, लाइक मान लो कि बोल दिया जैसे यहाँ पर बोला हुआ है विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, ठीक है। अगर ऐसा बोला हुआ है कि पेमेंट अगर 30 डेज के अंदर कर देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये तभी मिलेगा अगर हम लोग ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। ये होता है कैश डिस्काउंट, मतलब इंस्टेंट जब पे करने जाएंगे तो हमें एक 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम लोग पेमेंट 30 डेज के अंदर करते हैं, मतलब क्रेडिट में खरीद के लेके गए। अब पेमेंट का टाइम जो है उन्होंने बता दिया कि वैसे तो 2 मंथ्स है, लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर पे करोगे तो आपका जो बिल हुआ है उससे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होता है कैश डिस्काउंट, जो कि मेटेरियल परचेज प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परचेज प्राइस में ये लेस नहीं होता, ये तो तब होगा जिस दिन हम लोग पे करने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस मेटेरियल प्राइस के साथ ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा है। फ्रेट इंश्योरेंस, टोल टैक्स ये भी ऐड होगा। अब ये दिया हुआ है डेमरेज। डेमरेज का मतलब होता है कि अगर हम लोग मान लो कि किसी सप्लायर से जो भी रॉ मटेरियल खरीदे हैं उसके लिए कुछ कंटेनर वगैरह लाए हैं और उन्होंने बोला कि ये कंटेनर अगर आप 1-2 घंटे के अंदर मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। डेमरेज का मतलब पेनल्टी होता है, ठीक है। या फिर मान लो कि जो ट्रक में सामान गया, ठीक है, लोड होके वो अनलोड करवा के 1 घंटे के अंदर वापस आने वाला था, ठीक है, लेकिन उसका 3 घंटा लग गया, ठीक है, फॉर सम रीजन उसका 3 घंटा लग गया, लेकिन बात तो ये हुआ था 1 घंटे के अंदर वो रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर अगर वो अनलोड होके नहीं आया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो सप्लायर ने बोला ठीक है हम अपना ट्रांसपोर्टिंग आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप ट्रक पे लेके जाइए जो सामान है, ठीक है, लेकिन ट्रक 1 घंटा के अंदर रिटर्न हो जाना चाहिए, अनलोड का काम करवा लीजिए। अब उसने लेबर अवेलेबल नहीं रखा होगा, अनलोड करने पे टाइम ज्यादा लग गया, तो फिर वो क्या ले लेगा, उससे पेनल्टी ले लेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उस वजह से उसका लॉस हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पहुंच नहीं पाया, उस ट्रक को भेज नहीं पाया, इस वजह से उसका लॉस हो गया, तो वो डेमरेज ले लेगा। मतलब टाइम के हिसाब से काम नहीं होगा तो डेमरेज ले लेगा, ठीक है। तो ये डेमरेज जो है ये तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो वो तो हमें नहीं पता ये कब पे करना पड़ेगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब, ठीक है। तो ये तो परचेज प्राइस से रिलेटेड है नहीं कि ये हम लोग मटेरियल खरीदने गए तो डेमरेज पे करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा तब डेमरेज पे करना पड़ेगा। अब ये ऐसा हुआ है कि नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ते हैं। कमीशन ब्रोकरेज ऑन परचेज, तो कमीशन देना पड़ेगा, ऐड होगा, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, कंटेनर रिटर्नेबल है और बोल रहा है कि अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब ये बोल रहा है कि पहले दे दो 6000 रुपए, अगर कंटेनर लेके जाना है तो 6000 डिपॉजिट करके जाओ, ठीक है, तो ये भी ऐड होगा। अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, और ये भी अच्छा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो गया कि आप कंटेनर लेके जाओ लेकिन कंटेनर रिटर्न कर दो। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात नहीं, मतलब ऐसा बोल दिया हाँ रिटर्न कर देंगे लेकिन नहीं करते, इसीलिए कंडीशन लगा दिया कि अगर कंटेनर लोगे तो 6000 डिपॉजिट करो और जब रिटर्न करोगे तो 4000 वापस लेके जाना। मतलब इन्होंने कंटेनर पे 2000 का अर्निंग कर लिया, मतलब मटेरियल को खरीदते हुए कंटेनर पे 2000 का खर्चा हो जाएगा अगर हम लोग लेने के बाद रिटर्न करते हैं तो, और अगर रिटर्न नहीं करने जाएंगे तो पूरा 6000 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड क्या होगा, 2000 करेंगे। आगे देखते हैं कि रिटर्न हुआ है कि नहीं, अगर रिटर्न हुआ या नहीं हुआ कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग 2000 ही ऐड करेंगे, क्योंकि 6000 का हम लोगों ने डिपॉजिट दिया और जब रिफंड कर दिया तब क्या हुआ, 4000 मिल गया, तो 2000 का ही हम लोग का खर्चा लगा मटेरियल को कंटेनर में, ठीक है, गोडाउन तक लाने का खर्चा। अदर एक्सपेंसेस जो है वो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, ठीक है। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस कुछ है जो कि 2% ऑफ टोटल कॉस्ट होगा, तो पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20% मटेरियल शॉर्टेज हो चुका है ड्यू टू नॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होता है, गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जैसे मान लो कुछ पेरिसेबल आइटम्स वगैरह हो गया, कुछ इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई आइटम अगर है, जैसे कोई ग्लास आइटम है तो एक आधा टूट ही सकता है, क्योंकि ग्लास का जो नेचर है वो तो वैसे ही होता है ना, टूट सकता है इजीली, जो है ब्रेकेबल है। तो नॉर्मल रीजन से जो भी होगा उसके वजह से 20% मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। ये हमें इसलिए बताया क्योंकि हम लोग को मटेरियल का जो है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने बोला है। द पेमेंट टू द सप्लायर वाज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेज। 20 डेज ऑफ द परचेज, यहाँ पर बोला था 30 डेज में पे करने के लिए डिस्काउंट मिलेगा, 20 डेज के अंदर पे दिया है तो डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज टू एसकेडी कंपनी लिमिटेड, ठीक है।
तो हम लोग को यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। मतलब ये तो 1000 यूनिट का डेटा दे रखा है, हमें 1 यूनिट का कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले 1000 यूनिट का करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 यूनिट का भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ material purchased of SKD मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर में पहले आ जाएगा परचेज प्राइस, सबसे पहले परचेज प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो परचेज प्राइस देखो, लिस्टेड प्राइस 50,000, तो यहाँ पर लिखते हैं लिस्टेड प्राइस ऑफ मेटेरियल। ठीक है, 1000 यूनिट का, क्यों? क्योंकि ये एक लॉट का बता रखा है, एक लॉट मतलब 1000 यूनिट, 50,000। ठीक है, ये 50,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से लेस हो जाएगा क्या? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि 50,000 जरूर लिखा हुआ है लेकिन हमें 10% कम ही देना पड़ेगा क्योंकि इनका डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन लिस्टेड प्राइस, ये हमें बता दिया है, नहीं भी बताता है तो लिस्टेड प्राइस पे ही मिलता है, तो ये 10% यानी 5,000। तो 1000 यूनिट अगर हम लोग खरीदेंगे तो उसका हमारा प्राइस हो जाएगा 45,000। ठीक है, 50,000 नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या कोई टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा? हाँ, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो है ये ऐड हो जाएगा, ऐड 6% CGST और 6% SGST। 6% और 6%। ठीक है, ये कितने प्राइस पे लगेगा? टैक्स किस पे देना पड़ता है? जो परचेज प्राइस होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया परचेज प्राइस, मतलब खरीदना है तो 50 नहीं 45 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी पे होगा, 45,000 पे 6%, 45,000 पे 6%, तो ये कैलकुलेट करने से आता है 2,700। ठीक है, अब टोटल करते हैं, तो इसके बाद, इस खर्चे के बाद 1000 यूनिट का प्राइस हो गया है, ये दोनों मिला के हो जाता है 5,400, तो ये हो गया 49,400। ठीक है, 49 नहीं 50 हो रहा है, 50,400। ठीक है, 1000 यूनिट का। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंसेस है यहाँ पर। कैश डिस्काउंट तो बाद में करेंगे, ये पहले कैश डिस्काउंट तब करेंगे ना जब पता तो चले बिल कितने का है, पूरा बिल बनेगा तब तो कैश डिस्काउंट का पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फ्रेट, इंश्योरेंस ये सब ऐड करेंगे, टोटल खर्चा तो देख ले कि खरीदने का कितना हो रहा है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, $3,400। नेक्स्ट है टोल टैक्स, टोल टैक्स है 1,000। टोल टैक्स के बाद क्या आ जाएगा? डेमरेज, ये नहीं बताया है कि इनको डेमरेज देना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा तो डेमरेज नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन अनसेटिस्फाइड होता है तो डेमरेज देना पड़ेगा, बट यहाँ ना तो कंडीशन क्या है वो बताया, डेमरेज अमाउंट बताया था, बट ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इस पे कुछ डेमरेज होगा, इस वजह से ऐसा कोई इंसिडेंट इन्होंने नहीं हमें स्पेसिफाई किया, तो डेमरेज ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज 2,000,
फिर ऐड हो जाएगा कमीशन एंड ब्रोकरेज हो गया। अच्छा, उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, और ये रिफंड हो जाएगा मतलब, और ये इन्होंने रिटर्न कर दिया होगा क्योंकि इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया, यानी 2000 का हमें कॉस्ट ऑफ क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, इसका कॉस्ट ऐड होगा क्योंकि कॉस्ट तो लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 6000 दिया 6000 ही रिफंड हो जाएगा, तब तो जीरो कॉस्ट होता। कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, अमाउंट डिपॉजिट लेस अमाउंट रिफंड, तो 2000 हो गया। ठीक है, अच्छा और कोई कॉस्ट है? और नहीं है, और बोला है अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, अभी तो हमें टोटल कॉस्ट पता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस एक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते, लिखते हैं टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट एक्सेप्ट अदर एक्सेप्ट अदर एक्सपेंसेस। ये पहले हम लोग टोटल करते कि अदर एक्सपेंसेस को ऐड किए बिना टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस को ऐड किए बिना टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस 1000 यूनिट का। ठीक है, 1000 यूनिट हो गया, 50,400, 2000, 2000, 4000, 1000, 5000, 8400, तो 58,800 हो रहा है। ठीक है, 58,800 हो गया टोटल कॉस्ट, बट इसमें अदर एक्सपेंसेस जो है वो एडेड नहीं है। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो है वो बताया है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का 2% है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का 2%, इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर टोटल कॉस्ट 100 है, टोटल कॉस्ट अगर 100 है, तो इसका मतलब अदर एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा 2%, यानी 2 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अदर देन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब अदर एक्सपेंसेस के बिना टोटल कॉस्ट कितना होगा, 100 माइनस 2, 98। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस को एडेड ना करते हुए टोटल कॉस्ट होगा 98, उसमें अदर एक्सपेंसेस जुड़ने से 100% टोटल कॉस्ट होगा, मतलब अभी हम लोग का जो वैल्यू आया है वो इक्विवेलेंट टू 98% है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कितना है, 58,800, 58,800 डिवाइडेड बाई ये हो गया 98 इंटू 2। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये कितना होता है, 58,800 ये हो जाएगा 100, 1200। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हो गया, अब ये ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा 58,800 प्लस 1200, तो टोटल करने से ये हो जाएगा 60,000, 60,000। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट भी था, यूनिट 1000 था, 1000। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल, ये टोटल कॉस्ट हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट हो गया है 60,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये पूरा 1000 यूनिट हमारे पास आके नहीं पहुंचेगा मेटेरियल, क्यों, 20% मेटेरियल कम हो जाता है नॉर्मल रीजन के वजह से, मतलब हो सकता है इवापोरेट हो गया, कुछ पेरिसेबल हो गया, जितना स्टॉक हम लोग लाएंगे वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 20% शॉर्टेज हो जाता है मेटेरियल का, तो इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में हम लोग माइनस करेंगे यूनिट को। ठीक है, नॉर्मल लॉस में यूनिट माइनस होता है, देखो नॉर्मल लॉस में यूनिट कम किया जाता है बट कॉस्ट को कम नहीं किया जाता, कॉस्ट को कुछ नहीं किया जाता है क्योंकि नॉर्मल लॉस हर एक कस्टमर से रिकवरेबल है। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट जो है कोई भी कस्टमर से हम लोग रिकवर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में
सभी का नॉर्मल लॉस होता है, हर एक बिजनेसमैन का सेम कैटेगरी में सेम टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस लाइक चोरी हो गया, ठीक है, आग लग गया, ये तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है एक जैसा, ठीक है। तो अगर किसी के गोडाउन में चोरी होने की वजह से वो अगर अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देता है, रॉ मटेरियल बढ़ रहा है कॉस्ट, तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ा दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा मार्केट में। लेकिन नॉर्मल लॉस की वजह से अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट कम होता है। तो शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, तो कितना है, 1000 का 2% हो जाएगा, ठीक है, मतलब 200। कॉस्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब पहले 1060 मतलब 60 रुपीज करके था पर यूनिट, अब देखो 800 हो गया 60,000 करके, मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 800 यानी 75। तो कॉस्ट देखो बढ़ गया, इंक्रीज कर गया 15 रुपीज से, लेकिन चलेगा, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस है जो कि सभी का हो सकता है, ठीक है, जो सभी का हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें बोला था कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर लिख के कर लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट 60,000 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू ₹75 पर यूनिट। बस, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग 20 डेज के अंदर पे कर देते हैं तो हमारा, और भी यहाँ पर बोला भी है कि पे कर दिया है, तो उससे देखो यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा 75, जब पे करेंगे तो उतना हमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइम के अंदर पे कर दिया है, ठीक है। तो वो होता है कैश डिस्काउंट, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पर क्या बोला है, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी। तो कंसाइनमेंट के थ्रू से बिजनेस होता है जहां पर केमिकल ए और बी को कंसाइन किया गया। कंसाइनमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे जगह पे, अपने बिजनेस प्लेस में नहीं, किसी दूसरे जगह पे किसी दूसरे के थ्रू से अपना प्रोडक्ट को सेल करवाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, जैसे कि मतलब कमीशन देके, कमीशन एजेंट की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। केमिकल ए इतना किलो 10 रुपीज करके, केमिकल बी 8000 किलो 13 पर किलो करके। बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड तो ऐड होगा, ठीक है, क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो ऐड होगा। अच्छा, रेलवे फ्रेट ये देना पड़ेगा, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट बता दिया है, कॉस्ट वैसे कर रखा है लेकिन हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करने बोला होगा। देखो ये शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन केमिकल है, 320 इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज, तो नॉर्मल रीजन है, ठीक है। केमिकल है तो हो सकता है इवापोरेट हो गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, मतलब ये देखो ये खर्चा इंडिविजुअल दे रखा है, इंडिविजुअल ये 10% जो दे रखा है ये भी हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे करके। लेकिन ये जो है रेलवे फ्रेट, इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली, ये कंबाइनली दे रखा है, ठीक है। तो रेलवे फ्रेट जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा, रेलवे फ्रेट जो है रेल में अगर हम लोग जो है प्रोडक्ट को लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वेंडर जो डिब्बा रहता है वहां पर कितना जगह ऑक्युपाई करके रखा गया है प्रोडक्ट को, मतलब जो भी कंटेनर है उसको, उसके हिसाब से लिया जाता है, या फिर मतलब किलो वगैरह के हिसाब से भी लिया जाता है, ठीक है, कि कितना वेटेज है या फिर कितना जगह ले रहा है, नॉर्मली वेटेज भी होता है। तो ये देखो यहाँ पर इतना इतना किलो है, अब जितना जितना किलो मटेरियल है उस हिसाब से इस रेलवे फ्रेट को डिवाइड कर देंगे, यानी केमिकल ए के लिए ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा है, और ये कम लगेगा, तो इस रेशियो में 10:8 रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे इस खर्चे को, ठीक है। और यहाँ पर बोला है assuming a provision of 2% for further deterioration, मतलब एक तो नॉर्मल लॉस तो है ही, 500 किलो एंड 320 किलो इंडिविजुअली बता दिया है, और बोल रहा है 2% जो है और भी डिटोरिएट हो सकता है, मतलब और भी 2% का शॉर्टेज हो सकता है मेटेरियल का, ये भी बोला है, ठीक है, 2% और भी क्वांटिटी में कम हो सकता है।
इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो क्वांटिटी हम लोग परचेस कर रहे हैं उसमें नॉर्मल जो शॉर्टेज होगा वो तो हमें कंफर्म पता है 500 320, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो जो है वो हम लोगों को बिजनेस करते हुए पहले से ही पता चल जाता है कि एक मतलब बेस एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि अगर इतना सारा हम लोग केमिकल ला रहे हैं, इतना किलो ला रहे हैं, तो उसमें से इतना किलो तो बर्बाद होने वाला ही है। ठीक है, ये हो जाता है एजम्पशन जो कि हमें प्री डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से प्रोविजन करने बोला है, तो प्रोविजन कितने पे करेंगे? जो मटेरियल मेरे पास आके पहुंचेगा, कंफर्मेशन है, जैसे मुझे पता है कि 10,000 किलो ला रहे हैं, लेकिन 10,000 किलो गोडाउन में लाते लाते नहीं बचेगा, 10,000 से 500 किलो मान लो इवापोरेट हो जाता है और बचेगा 9,500, लेकिन उस पे भी बोल रहा है 2%, मतलब 2% जो फर्दर डिटोरिएशन होगा वो तो गोडाउन में पहुंचने के बाद होगा। ठीक है, तो 2% मतलब रहते हुए वहां पर, जैसे मान लो जब ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है तब अगर 500 केजी इवेपोरेट हो सकता है, तो हो सकता है कि उसके बाद भी ये यूज करते करते भी तो इवेपोरेट हो सकता है, केमिकल है इसलिए मैंने इवेपोरेट वाला एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ये 2% जो है उसके बाद हमें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा। केमिकल ए और केमिकल बी, पहले परचेज प्राइस, मतलब जो लीस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस नहीं, एक्चुअली लिस्ट प्राइस पे तो ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है। परचेज प्राइस 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख। 8,000 इंटू 13, 8,000 इंटू 13 कितना होता है? 1,04,000 प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%। देखो दिया हुआ था, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐड हो जाएगा 10,000, मतलब ये पेबल हो गया ना, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये तो हमें जो पे कर दिया वो चला गया, रिफंड तो होने वाला है नहीं, नॉन रिफंडेबल है। 10,400 क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मतलब नॉन रिफंडेबल, ऐड हो जाएगा रेलवे फ्रेट जो कि कंबाइनली दिया हुआ था। रेलवे फ्रेट है 10:8, मतलब ये क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हैं, ऑन क्वांटिटी रेशियो 10:8, 18 हो गया, 18, और ये टोटल है 3,840, तो 3,840 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10, 2133 आ रहा है, और ये आ रहा है 1707। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट 1,10,00,000, 1,12,133, और ये हो जाएगा 1,16,107। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट पर यूनिट बोला है तो हमें क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोग का कैलकुलेट हो गया, टोटल कॉस्ट कितना है, हमें बोला है कॉस्ट पर यूनिट, उसके लिए हमें क्वांटिटी चाहिए कि ये जो कॉस्ट हम लोगों ने बियर किया तो उस पे हमारे पास कितना, ठीक है, कितना हम लोगों के पास क्वांटिटी अवेलेबल है। क्वांटिटी, इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में शॉर्टेज वगैरह होगा और उसके बाद एक प्रोविजन भी करने बोला था। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, केमिकल ए, केमिकल बी, क्वांटिटी परचेज, एक्चुअली में तो खरीदा गया है 10,000 किलो और 8,000
किलो, ठीक है। 8,000 और 10,000 किलो, उसमें 500 और 320 लॉस होगा, ये पता है, नॉर्मल लॉस। शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस 500 केजी और 320 केजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2% फर्दर प्रोविजन करना है। तो अभी देखते हैं कंफर्मली कितना हमारे पास आएगा। वो हमें पता था 9,500 केजी गोडाउन तक पहुंचेगा, और ये हो गया 7,680 केजी, ये भी गोडाउन तक पहुंचेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन एट द रेट ऑफ 2%। तो वो परसेंटेज इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि इतने पे फर्दर प्रोविजन नहीं करना है। जो स्टॉक आ सकता है उस पे और भी 2% प्रोविजन करने बोला है। मतलब ये अगर इस पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे 500 किलो कंफर्म नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद 2%, तो 2% मतलब 190, और 2% मतलब ये हो जाएगा 150, 153.6 आ रहा है। अच्छा, ये माइनस कर देते हैं, 9,310, और ये हो जाएगा 7,526 केजी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी जो है वो लिख लेते हैं, 9,310 केजी, और ये वाला है 7,526.4। कॉस्ट पर केजी, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1,12,133, 9,310 केजी, और ये वाला हो जाएगा 1,16,107। 7,526.41 केजी, ठीक है। तो ये हो गया 15 रुपीज 15.43 केजी, रुपीज 12.04 केजी, ठीक है। ये इतना इतना किलो हो गया। तो हमें यही पूछा था कि कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर। बोल रहा है स्टोर लेजर में ये जो प्राइस पर यूनिट कितने पे से रिकॉर्ड करें, क्योंकि लेजर का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें लेजर क्या होता है, जो है 4 4 8 कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर हमें डेट, प्राइस, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट, सारा चीज मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्टोर लेजर मतलब स्टोर में जो लेजर मेंटेन हो रहा है वहां पर हमें ये जो मटेरियल का डिटेल्स है इसको भी इंक्लूड करना है। कितने पे करें, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइसेस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से ये इनवॉइस मिला है, 200 यूनिट खरीदा गया है। ये जो मटेरियल है ना इसका नाम है ये पार्ट नंबर ये देखो पार्ट नंबर A32, ठीक है। ये 5 रुपीज करके खरीदा गया, तो 2,000 इंटू 5 1,000 हो गया। 20% डिस्काउंट मिला था, यानी 800 ये परचेज प्राइस हो गया। IGST लगा है 12%, ठीक है। पैकेजिंग चार्जेस है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, ठीक है, 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है।
A 2% cash discount will be given if payment is made in 30 days. 2% cash discount मिलेगा अगर पेमेंट 30 डेज के अंदर कर दिया जाएगा तो. डॉक्यूमेंट सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट. तो आईजीएसटी पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं. अगर रिफंडेबल है तो इसका मतलब ये ऐड नहीं होना चाहिए. यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है. हम लोग को यही चीज को सही करना है, सही करके बताना है कि कितने में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं. तो देखो कैसे होगा. सिंपल, ये 800 जो है इसमें 96 ऐड नहीं होगा और ये 50 ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 850. ठीक है, टोटल 850 हो जाएगा. देखो यहाँ पर ये वाला ऑलरेडी किया हुआ है. ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, एक सेकेंड यहाँ से बता देता है. ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये देखो, ठीक है, यहाँ पर हमें जो बोला था, ये देखो नेट परचेज प्राइस कितना होगा. छोटा सा क्वेश्चन है, 800. ठीक है, इसमें 50 रुपीज नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है. ठीक है, मतलब रिटर्न नहीं करेंगे तो रिफंड भी नहीं मिलने वाला है. पैकिंग चार्जेस जो 50 लग गया वो लग गया. 850 कितना यूनिट परचेज हुआ, 200. हमें यूनिट पर कॉस्ट पर यूनिट पूछा था, तो कॉस्ट पर यूनिट ये डिवाइड कर दो. 850 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, मतलब इससे एमसीक्यू भी बन सकता है. तो 4.25 हो गया. कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 4.25 हो जाएगा. यहाँ पर आईजीएसटी क्योंकि रिफंडेबल है तो ये ऐड नहीं होगा. वही चीज तो हम लोग स्टार्टिंग में आज पढ़े, तो ये वाला ऐड नहीं करना है हम लोग को. ठीक है, तो इस पीडीएफ में जो भी था ये हम लोगों ने कर लिया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो इस पीडीएफ में एक क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग करेंगे. रॉ मटेरियल के परचेज प्राइस के ऊपर ही. क्वेश्चन नंबर 17 है. ये वाला, ठीक है. The particulars relating to 1200 kg of certain raw material purchased by a company during June were as follows. दे रखा है कि 1200 किलो परचेज किया गया, उसका डिटेल्स दे रखा है. लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. सप्लायर ने लॉट प्राइस का कोटेशन भेजा था कि अगर अप टू 1000 केजी तक लेते हैं तो 22 करके पर किलो का मिलेगा. बिटवीन 1000 टू 1500 तो 20 पर किलो करके, मतलब जितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे पर किलो कॉस्ट कम होते जाएगा. बिटवीन 1500 टू 2018 हमारा कौन सा कॉस्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 1200 खरीदा है तो ये वाले रेंज पे हमारा कॉस्ट लग जाएगा, यानी 20 रुपीज करके हमें खरीदना पड़ा होगा. तो परचेज प्राइस 1200 इंटू 20 हो जाएगा. ठीक है, ये परचेज प्राइस हो जाएगा. अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट है. अब इसके बाद इस पे ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा. एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर्स at the rate of containers at the rate of 10 per drum of 25 kg. एक एक ड्रम जो है वो 25 किलो का है और एक ड्रम का कॉस्ट होता है 10. मतलब एक ड्रम ले जाता है कोई भी तो उसका कॉस्ट होता है 10 और एक ड्रम मतलब 25 किलो मेटेरियल उसमें जा सकता है. अभी हम लोगों ने लिया है 1200 किलो मेटेरियल, तो हमें कितना ड्रम चाहिए होगा. एक 25 किलो का एक ड्रम जो है, 25 किलो का एक ड्रम जो है ये हम लोगों ने 1200 किलो लिया है. ठीक है, 25 किलो का एक ड्रम लेने पे खर्चा देना पड़ता है 10 रुपया. ठीक है, 10 रुपीज. ठीक है, तो 1 किलो का ड्रम लेने से 10/25 तो 1200 किलो. ये अगर मेटेरियल हम लोग कंटेनर चाहिए हमें तो फिर कितना कॉस्ट लग जाएगा, तो 10 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 25. ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना सारा ड्रम कितने किलो का ड्रम लिया होगा और उस हिसाब से हमारा कॉस्टिंग कितना आ रहा है. ड्रम का चार्जेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद बोला क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर. क्रेडिट मिलेगा 8 रुपीज करके जब हम लोग कंटेनर रिटर्न करेंगे. जीएसटी 12% रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम. तो नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम्ड की नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करेंगे. टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर, तो ये ऐड हो जाएगा. फ्रेट तो ऑलरेडी ऐड होता ही है 240, ये तो नॉर्मल बात है, फ्रेट तो ऐड होगा ही.
अच्छा, उसके बाद इंक्रीज एट 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर। इंश्योरेंस 2.5% देना पड़ेगा, तो ये भी ऐड होगा। स्टोर ओवरहेड अप्लाइड, तो स्टोर ओवरहेड यानी स्टोर पे आने के बाद का खर्चा, ये 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगेगा, ठीक है। अच्छा, द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन, सारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ले लिया गया और फिर प्रोडक्शन में भेज दिया गया। द कंटेनर आर रिटर्नेबल इन ड्यू कोर्स, ड्रॉ अप statement so total cost of material purchase and unit cost of material issued to production, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, illustration 17। illustration 17, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यूनिट टोटल कॉस्ट, मतलब ये 1200 किलो के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर 1 किलो के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। तो सबसे पहले 1200 किलो हम लोग खरीद रहे हैं, 1200 किलो एट द रेट ऑफ 20, तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइस ऑफ मेटेरियल, ये 20 रुपीज करके है 1 किलो, ठीक है। और 1200 किलो खरीद रहे हैं, तो 12 इंटू 2 24,000, ठीक है, 24,000। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट की वजह से कम हो जाएगा प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अभी ऊपर का इंफॉर्मेशन और किसी काम का नहीं, वो तो हमें लॉट अलग अलग बता दिया था, उसमें से हम लोगों ने अपना लॉट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। तो इस पे 20% यानी 4 रुपीज और यहाँ पर 20% यानी कि 4,800, तो 16 19,200। नेक्स्ट कौन सा चार्जेस है देखते हैं। नेक्स्ट चार्जेस है एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर, ऐड करेंगे 10 रुपीज पर ड्रम ऑफ 25 kg, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रम चार्जेस। तो ड्रम का चार्जेस क्या लगेगा, एक ड्रम 25 किलो का है, एक ड्रम 25 किलो का है, ठीक है। हम एक ड्रम 25 किलो का है और 10 रुपया लगता है, ठीक है। तो अगर 25 किलो मटेरियल कंटेन करने में एक ड्रम चाहिए, तो 1 किलो मटेरियल के लिए 1/25 किलो मतलब इतने सारे ड्रम चाहिए। तो 1200 किलो मटेरियल को लेने के लिए कितने सारे ड्रम चाहिए, नंबर ऑफ ड्रम कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ड्रम पता चल जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा देख लेते हैं एक बार, 1200 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 1200 डिवाइडेड बाई 25, चेक करते हैं, 1200 डिवाइडेड बाई 25 यानी 48 नंबर ऑफ ड्रम्स चाहिए, क्योंकि हम लोग 1200 किलो मटेरियल ले रहे हैं और एक 25 किलो मटेरियल वाला 25 किलो वाला ड्रम लेने का खर्चा आता है 10 रुपया। तो वो 48 नंबर ऑफ ड्रम्स लेने से एक ड्रम का खर्चा 10 रुपीज, एक ड्रम का खर्चा 10 रुपीज, तो 48 ड्रम का खर्चा 480, ठीक है, 480 ये हो गया पर ड्रम का खर्चा। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ड्रम चार्जेस, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ड्रम इनटू ₹10 पर ड्रम। तो नंबर ऑफ ड्रम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1200 किलो का रॉ मटेरियल कंटेन करने के लिए एक कंटेन अगर 25 किलो सपोर्ट करता है, तो इतने सारे नंबर ऑफ ड्रम हो जाएंगे इंटू ₹10, यानी 480 रुपीज का टोटल खर्चा होगा, ठीक है। ये हो गया ड्रम का चार्जेस। अब ये ड्रम का चार्जेस हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला ड्रम का, ड्रम को यूज करने का टोटल कॉस्ट, लेकिन एक ये तो 1200 किलो के लिए है, तो 1 किलो के लिए कितना होगा, ये तो हम लोगों ने निकाला कि 48 ड्रम का, क्योंकि इसका आंसर 48 आ रहा है, नंबर ऑफ 48 ड्रम हमें रिक्वायर्ड है, 48 ड्रम का एट द रेट ऑफ 10 करके ये कॉस्टिंग आ रहा है। लेकिन पर किलो के हिसाब से देखें तो 1 किलो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ड्रम का खर्चा कितना हुआ, ये तो 1200 के लिए 480 हुआ, तो 1 किलो के लिए कितना होगा, 1200 के लिए 480, 1 किलो के लिए
480 डिवाइडेड बाई 1200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 480 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। ये मैंने स्टार दे दिया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है मैंने। 0.40 मतलब ये 1 किलो मेटेरियल पे ड्रम का खर्चा आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा खर्चा है ड्रम चार्जेस के बाद? यहाँ पर देखो, क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर 8 पर ड्रम बोला है, ठीक है। क्रेडिट भी मिलेगा जो कंटेनर हम लोग अगर रिटर्न करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, तो ये लेस कर देंगे, लेस कर देंगे। क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न, ये भी लिख लेते हैं। क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न, जैसे वहां पर 6000 और 4000 था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने 2000 दिखाया था, वैसे यहाँ भी हम लोग दिखाएंगे। क्रेडिट जो है वो मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, बोल रहा है 8 पर ड्रम, एक ड्रम पे 8 रुपीज, तो 48 ड्रम लिया गया है, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 38, 384 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक ड्रम पे कितना होगा, एक किलो पे कितना रिफंड होगा? 1 किलो पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 1200, है ना। 384 डिवाइडेड बाई 1200, ये पर किलो पे रिफंड का खर्चा, तो ये मतलब रिफंड पर किलो पे रिफंड का अमाउंट। तो देखो कितना आता है, 384 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये हो गया 0.32, ठीक है। तो रिफंड हो जाएगा 0.32। अच्छा, ये हो गया रिफंड। अच्छा, उसके बाद है जीएसटी 12% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम, तो ऐड कर देते हैं जीएसटी 12% ऑन मेटेरियल। अच्छा, अब देखो मेटेरियल का कॉस्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, मेटेरियल का कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तब जाके हम लोग जीएसटी जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। मेटेरियल का कॉस्ट नहीं किया हुआ तो है, ये रहा 19200। अच्छा, 19200, तो 12% ऑन 19200, ये अमाउंट हो जाएगा 2304, ठीक है। और 12% ऑन 16 रुपीज, ये कितना होगा देखना पड़ेगा। 1.92, अच्छा 1.92 आ रहा है। जीएसटी ऐड हो गया, 12%, 5% ऑन ड्रम, 5% ऑन ड्रम, ड्रम का खर्चा कितना हुआ है 480। ये देखो, ये इस पे लगेगा, रिफंड लेस करके नहीं होता है, 480 पे जीएसटी लगेगा, तो 480, 5% 480, 24, ठीक है, 24 रुपीज, और 1.92 पे 5%, 0.096, 0.096। अच्छा, नेक्स्ट और क्या आ जाएगा? टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर, ऐड करेंगे फ्रेट 240, 240 है 1200 किलो के लिए, तो 1 किलो के लिए 240 डिवाइडेड बाय 1200, 240 डिवाइडेड बाय 1200, 0.2, ठीक है। ये हो गया फ्रेट 0.2। अब इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस है 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू, इंश्योरेंस, अच्छा 2.5% इनवॉइस वैल्यू पे लगना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू कितना होगा पता है? इनवॉइस वैल्यू पे कौन कौन सा चीज आएगा? इनवॉइस मतलब जो बिल पे बनेगा, ठीक है, बिल जो बनेगा। अब ये जो क्रेडिट मैंने यहाँ पर दिखाया ना, क्रेडिट ये बाद में दिखाने से बेटर होता, क्योंकि क्रेडिट जो है वो जब रिटर्न करेंगे तब मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न तो तब होगा ना जब पहले गोडाउन तक माल पहुंचेगा, उसके बाद तो रिटर्न होगा। तो जब बिल बनेगा तो इसको ये वाला तो बाद में लिखा हुआ रहेगा, ये पहले नहीं लिखा हुआ रहेगा। पहले तो यही मान के चलेंगे कि रिटर्न होगा
तभी मिलेगा, इसका मतलब इतना खर्चा लग रहा है, जब रिफंड आएगा तब ये हो जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, इसको ये वाला यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। इसके बिना बाकी सारा चीज हमें टोटल करके देखना पड़ेगा, तो एक बार इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे लिख देंगे ताकि इनवॉइस वैल्यू हम लोग लिख पाए। ये देखो, नहीं तो इनवॉइस वैल्यू जो है वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। 2.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। इनवॉइस प्राइस जो है यहाँ तक होगा, मतलब जो बिल बनेगा, फ्रेट वगैरह तो बाद में हो जाएगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस यहाँ तक होगा, यानी 19,200 प्लस 480 प्लस 2304 प्लस 24, ठीक है। ये सब मिला के हो गया 22,008, ठीक है। ये हो जाता है इनवॉइस प्राइस, मतलब जो बिल बन रहा है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। अच्छा, मेटेरियल का खर्चा 16 0.4 1.92, 16 0.4 1.92 प्लस 0.096 18.416, 416, ठीक है। ये आ गया। अब फ्रेट लगेगा 0.2। अब इंश्योरेंस जो हम लोग अप्लाई करेंगे 2.5% अब 22,008 पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 550.2, 5502। एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, 550.2, ठीक है। इस पे हो गया, इस प्राइस पे। अब 18.416 पे हो जाएगा 2.5%, 0.4604, ठीक है, 0.4604। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा 22,798.20, और ये वाला अमाउंट आ जा रहा है 0.4604 प्लस 0.2 प्लस 18.416, यानी कि 19.0764 ये आ जाएगा, ठीक है। 19.0764, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेस करेंगे क्रेडिट फॉर ड्रम, ठीक है। ये वाला वहां पर लिखेंगे, ये इसके बाद हम यहाँ से हटा देंगे। ये एक बार देख देख के लिख देते हैं यहाँ पर, क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न 48 इंटू 8, 48 इंटू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 384, और ये वाला अमाउंट हो रहा है 0.32, 0.32। इनवॉइस मतलब जो क्रेडिटर को पे करना होता है, ठीक है, मतलब जो सप्लायर है उनको जो पेमेंट करते हैं ना, वो होता है इनवॉइस, ठीक है। और उसके बाद मान लो हम लोगों ने कोई ट्रांसपोर्ट ले लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने गोडाउन तक माल ले लिया, कोई लेबर को हायर कर लिया, तो ये जो है ये तो सप्लायर का खर्चा नहीं है। हो सकता है सप्लायर इसका सपोर्ट हमें दे रहा हो, लेकिन सप्लायर का जो परचेस प्राइस है, मतलब सप्लायर से जो खरीदते हैं उस पे जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो इनवॉइस प्राइस होता है। और वो कैसे बनता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है प्लस उसमें कुछ टैक्स वगैरह लग रहा है, तो वो सब, ठीक है। तो ये हो गया इनवॉइस, ठीक है। फिर फ्रेट लगा, इंश्योरेंस लग गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने लेस कर दिया जो रिफंड था, तो ये हो गया 22,798.20 माइनस 384, ठीक है, 384। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 22,414.20। अच्छा, और ये है 19.0764 माइनस 0.32, 18.756
18.7564, ठीक है, 18.7564 ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल परचेज। ये खरीदते हुए हमारा प्राइस आया, ठीक है, जिसमें से देखो ये पेमेंट यहां से लेके यहां तक का पेमेंट क्रेडिटर को जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के बेसिस पे जाएगा, और ये सब प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, फ्रेट, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब, और टोटल परचेज प्राइस इतना आ गया। अब ऐड करेंगे स्टोर ओवरहेड था, देखो स्टोर ओवरहेड था, स्टोर ओवरहेड कितना बोला है, 5% ऑन टोटल परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो स्टोर ओवरहेड 5%, इस पे 1120.71 और इस पे 5%, $0.9378 ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, ये आ रहा है 20, ऐड हो जाएगा माइनस क्यों, स्टोर ओवरहेड है ना तो खर्चा है, 23,534.91, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐड करने पे प्लस 18.7564, 19.69422, मतलब अप्रोक्स 20 बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रोडक्शन में जब हम लोग इशू करेंगे तो वहां पर स्टोर का खर्चा भी, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जब भेज रहे हैं तो कॉस्ट में और भी 2% एडेड हो जाएगा। ये क्या है, ये कैरिंग कॉस्ट है, स्टोर का खर्चा, और ये यहाँ तक जो है ये खरीदने वाला प्राइस है, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने खरीदा। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल को गोडाउन तक लाने के लिए टोटल इतना खर्चा हुआ, और इसके बाद 2% स्टोर ओवरहेड ऐड करने से हमें ये पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जा रहा है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो यूनिट कॉस्ट मतलब ये वाला और टोटल कॉस्ट मतलब ये वाला, ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन ही पूछा है, लेकिन हम लोगों ने दोनों ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस पे हम लोग का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, जो भी क्वेश्चन था ये मैंने करवा दिया, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।